हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी नोट्स को तैयार कर रहे होंगे और क्लास को रेगुलर देख रहे होंगे। तो हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो भी पढ़ा है उसको थोड़ी सी 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होता है पहला नियम, जैसे देखिए थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। ये रहा हमारा फिगर, ये कोई रहा प्लेन समतल तल रहा, इस पे ये रहा आपतित किरण। देख रहे हैं कितना सीधा बना। और ये रहा, चलिए ये तो टेढ़ा हो गया जी। चलिए ये रहा हमारा परावर्तित किरण और ये रहा हमारा अभिलंब। ये रहा आपतन कोण आई, ये रहा परावर्तन कोण आर। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 बताए थे, जिसमें से पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और दोनों पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम था आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये था हमारा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ना है, दर्पण से पढ़ना है। तो पहले दर्पण को देखेंगे क्या होता है दर्पण यानी मिरर। जैसे कोई चिकनी सतह है, चलिए देखिएगा दर्पण, यह मिरर। दर्पण क्या होता है, जैसे कोई चिकनी पारदर्शी सतह है, उसकी एक सतह पे क्या किया जाए, एक पृष्ठ पे कलई कर दिया जाए। किस चीज का, चांदी का कलई कर दिया जाए और उसको बचाने के लिए उसके ऊपर ऑक्साइड के परत चढ़ा दी जाए, लेयर चढ़ा दिया जाए। तो दूसरा जो सतह होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, परावर्तक सतह बन जाएगा और वही हमारा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। लिखिएगा परिभाषा, यदि किसी चिकनी पारदर्शी माध्यम के तल, यदि किसी चिकनी पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ को कलई कर दी जाए, कलई किसका, चांदी का कलई कर दी जाए, तो और उसे बचाने के लिए उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाए, तो दूसरा तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक सतह बन जाता है। तो इस प्रकार के निकाय को दर्पण कहते हैं। देखिए परिभाषा फिर से समझिएगा। जैसे कोई एक चिकना पारदर्शी
सतह पारदर्शी माध्यम या पदार्थ है, उस पर क्या किया जाएगा कि एक सतह को चांदी के कलई कर दिया जाएगा और चांदी की कलई को बचाने के लिए ऑक्साइड के परत चढ़ा दिया जाएगा ताकि हमारा क्या हो, चांदी का जो कलई किए हैं वो हमारा सुरक्षित रहे। तो जो दूसरा सतह होगा वो अपने आप क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो इसी तरह के जो बने हुए निकाय होगा उसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। जैसे मानिएगा ये हमारे पास बुक है, देखिए एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे ये कोई पारदर्शी चिकना पारदर्शी माध्यम है, जैसे चिकना है दोनों साइड से, समझिएगा आप लोग। तो इसके ऊपर एक सतह पे क्या करना है, जैसे ये ऐसे सीधा हम रखें, इसके एक सतह पे क्या करना है, चांदी की कलई कर देना है और इस चांदी की कलई को बचाने के लिए इसके ऊपर ऑक्साइड के परत चढ़ा देना है। तो जब इधर हम कलई कर देंगे तो इधर का जो सतह होगा हमारा, ये क्या बन जाएगा, परावर्तक सतह बन जाएगा और इस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो इसी तरह के निकाय को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे, मिरर कहेंगे। आशा करते हैं आप लोगों ने परिभाषा को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आकृति के आधार पर दर्पण दो तरह के होंगे, देखिएगा। आकृति के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के कौन सा होगा, एक होगा हमारा समतल दर्पण और दूसरा होगा गोलीय दर्पण। तो लिखिएगा, पहला होगा, एक तो हो जाएगा समतल दर्पण, दूसरा होगा गोलीय दर्पण। अगला है, अब समतल दर्पण किसको कहेंगे, जैसे आकृति बनाइएगा, पहले परिभाषा समझ लीजिए समतल दर्पण का। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो हो वो समतल हो, क्या हो, परावर्तक पृष्ठ जो हो वो कैसा हो, समतल हो, उसे कहेंगे समतल दर्पण। जैसे लिखिएगा, परिभाषा पहले लिख लीजिएगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये हमारा हो गया, इसके ऊपर क्या रहेगा, इस तरह से हम सिल्वर की, चांदी की ये हमारा है कलई किया हुआ है, और किस चीज का, चांदी का कलई होता है। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि दर्पण पे जो पीछे कलई किया जाता है किसका किया जाता है, तो चांदी का किया जाता है। अब इस चांदी के कलई को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर इस तरह से ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। ये हमारा क्या रहा, ऑक्साइड की परत रहा। तो देखिए ये जो इस साइड जो हो गया ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर वाला ये जो साइड दिख रहा है हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। इस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या होगा, परावर्तित होगा। तो ये जो होगा हमारा कैसा है, एकदम समतल है। देखिए जो परावर्तक पृष्ठ है कैसा है, समतल है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। तो समतल दर्पण समझ चुके हैं परिभाषा आप लोग। अब गोलीय दर्पण भी जो होता है दो टाइप के होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण।
ये भी कितने टाइप का होगा, दो टाइप के, एक होगा अवतल दर्पण, दूसरा होगा उत्तल दर्पण। तो अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले समतल दर्पण के बारे में बढ़िया से पढ़ लेते हैं, उसके बाद उत्तल और अवतल के बारे में पढ़ेंगे। फिगर थोड़ा सा देख लीजिएगा, उत्तल का कैसा होगा और अवतल का फिगर कैसा होगा। ये हमारा रहा, इसके ऊपर क्या रहेगा, इस तरह से कलई किया हुआ रहेगा, इस पे इधर से प्रकाश आएगा और परावर्तित होकर के इस तरह से लौट जाएगा। इसी तरह से अवतल दर्पण कैसा होगा, ये कुछ इस तरह का होगा और इसका अंदर वाला भाग पे कलई किया हुआ रहेगा। अब किसका कलई रहेगा, चांदी की कलई रहेगा। इस पे भी प्रकाश इस तरह से आएगा और इधर लौट जाएगा। चलिए हमारे पास अगर दर्पण है, देखते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर आपको दिखता है तो समझिएगा। देखिए ये हमारे पास दो टाइप के दर्पण है। देखिए ये क्या है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, चिकना है। अब इधर देखिए कलई किया गया है, इधर क्या किया गया है, रंगा गया है। दो दर्पण देखिए, एक ये है, एक ये है और दूसरा साइड ये है। देखिए दोनों के एक साइड क्या किया है, कलई किया गया है, और किसका कलई किया गया है, सिल्वर का कलई किया गया, उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ाई गई है। देखिए इसका जो है, आपका जो है परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ दिख रहा है। क्या है, परावर्तक पृष्ठ जो है जिसे प्रकाश पड़ करके लौटेगा, क्या होता है, धंसा हुआ। देखिए इस पे जब हम प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, कुछ इस तरह से परावर्तित होगा। जैसे ही इस पे प्रकाश डालेंगे, इस पे जाने के बाद क्या होगा, लौट जाएगा। चलिए देखिएगा, तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, धंसा हुआ है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा होगा, तो देखिए इसका भी परावर्तक पृष्ठ धंसा है। जिसपे प्रकाश पड़ने के बाद लौटेगा उसको कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर दबा हुआ है, धंसा हुआ है, तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। और एक और ये है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है। आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कैमरामैन थोड़ा सा जूम कीजिएगा, दिखाते हैं। थोड़ा सा जूम कीजिएगा सर कैमरा को, देखते हैं साफ आता है या नहीं। आ रहा है सर। चलिए देखिए, इसका जो है परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ है। और इसमें भी देखिए यहाँ पे आकृति में इसका जो परावर्तक पृष्ठ है जिसे प्रकाश पड़ने के बाद लौट रहा है, ये भी क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। चलिए इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, पहले समतल दर्पण के बारे में देख लेते हैं। तो समतल दर्पण पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक और पॉइंट है हमारा, पार्श्वी परिवर्तन। क्या है, पार्श्वी परिवर्तन। तो पार्श्वी परिवर्तन क्या होता है, जैसे किसी दर्पण के सामने हमने खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद अगर हमारा दायां साइड बायां दिखाई दे दर्पण में और बायां साइड दायां दिखाई दे, इसी घटना को क्या कहा जाता है, पार्श्वी परिवर्तन कहा जाता है। जैसे परिभाषा लिखिएगा, चलिए मार्कर को बदल लेते हैं, उसके बाद परिभाषा लिखिएगा। जब हम किसी समतल दर्पण के सामने, जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो हमारा दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। तो
हमारा हाथ को समझिए, हाथ से एग्जाम्पल लेके, दायां हाथ बायां और बायां हाथ दायां दिखाई देता है। तो इस परिघटना को या इस घटना को पार्श्वी परिवर्तन कहते हैं। और ये घटना केवल और केवल समतल दर्पण में होगा। किसमें होगा? ये घटना जो है केवल और केवल समतल दर्पण में होता है। इसीलिए हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ने से पहले इसको बताया। जैसे कि देखिए, कोई हमारा समतल दर्पण है, दिख रहा है सर कैमरा में? ये हमारा समतल दर्पण है। इसके सामने अगर हम खड़ा होंगे तो हमारा दायां जो है बायां दिखाई देगा, बायां जो है दायां दिखाई देगा। ऐसे अगर खड़ा हो गए, दाहिना हाथ बायां दिखाई देगा और बायां हाथ दायां दिखाई देगा। दाहिना कान बायां दिखाई देगा, बायां कान दाहिना दिखाई देगा। दायां नाक बायां दिखाई देगा, बायां नाक दाहिना दिखाई देगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। नाक एक ही है, दो नहीं है नाक कि दो दिखाई देगा। बायां दायां होगा इसमें। हाँ, नाक का छिद्र को कह सकते हैं बायां दायां हो सकता है। चलिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा बी, जब इसको दर्पण के सामने बी को इस तरह से रखेंगे तो ये क्या होगा? सीधा उलट जाएगा। इस साइड वाला भाग इस साइड दिखाई देगा, इस साइड वाला इस साइड दिखाई देगा। जैसे देखिए, बड़ा फिगर बनाते हैं, ये बी है तो ये क्या हो जाएगा? कुछ दर्पण में इस तरह से दिखाई देगा। जैसे पी है तो दर्पण में कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो उलट जाता है। आपने अक्सर दर्पण के सामने खड़ा होकर के देखा होगा और नहीं ध्यान दिए होंगे तो देखिएगा, दर्पण के सामने खड़ा होकर के आपने पकड़िएगा दाहिना हाथ को और खड़ा होइएगा और देखिएगा कि दर्पण में कौन सा साइड दिख रहा है। वो आप लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करके देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हट जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और उसको आप क्लास के बाद अपनी कॉपी में हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा। चलिए, हम लोग देख रहे थे समतल दर्पण के बारे में। ये रहा हमारा समतल दर्पण। अब ये समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का कुछ गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो लिखिएगा नोट देकर के, समतल दर्पण में क्या क्या प्रॉपर्टी होगा? समतल दर्पण में पहला प्रॉपर्टी होता है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित बनता है। बोले, बात समझ में आया होगा? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है पार्श्व परिवर्तन के बारे में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा पार्श्वी परिवर्तन बनता है। पार्श्वी परिवर्तन का मतलब क्या चीज? उल्टा बनता है। उल्टा किस तरह से? ऊपर नीचे नहीं, दाएं बाएं उल्टा। इसको कहा जाता है पार्श्वी परिवर्तन। जैसे यहाँ पे कोई अगर चुन्नू खड़ा है, चलिए यहाँ पे हम एक चुन्नू बना देते हैं। ये अगर यहाँ पे खड़ा है, अगर हम दर्पण में देखेंगे इसको, तो इसका जो ये राइट लेफ्ट हैंड है दर्पण में, राइट दिखाई देगा और राइट लेफ्ट दिखाई देगा। यही क्या होता है? पार्श्वी परिवर्तन होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा
पार्श्व भी परिवर्तन बनेगा। दूसरा पॉइंट है कि दर्पण में किसी वस्तु की दूरी, जैसे कोई दर्पण है, ये दर्पण है, इसमें अगर हम इसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। जैसे अगर इसका दूरी दर्पण से 10 सेंटीमीटर है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका भी दूरी दर्पण से कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, और इससे कितना होगा तो 20 सेंटीमीटर होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे पहले पॉइंट लिख लीजिए, समतल दर्पण में यदि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, समतल दर्पण में यदि वस्तु की दूरी दर्पण से 10 सेंटीमीटर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, लेकिन वस्तु से पूछ दे तो फिर 10 और 10 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। जैसे यहाँ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तीसरा पॉइंट है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण में भी वेग से आ रहा है तो वस्तु के सापेक्ष भी दो चाल होगा। देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखेगा, किसी समतल दर्पण में वस्तु का वेग समतल दर्पण में यदि किसी वस्तु का वेग भी वेग से आ रहा है, भी वेग से समतल दर्पण में किसी वस्तु कोई वस्तु कीजिएगा यहाँ पे, कोई वस्तु यदि दर्पण की ओर भी वेग से आ रहा हो तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा। जैसे कोई यहाँ पे ये लड़का है, ठीक, यहाँ पे दर्पण है, अगर ये दर्पण की ओर भी वेग से बढ़ रहा है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी दर्पण की ओर भी वेग से बढ़ेगा। तो दर्पण के सापेक्ष भी वेग से, लेकिन इसके सापेक्ष पूछेगा लड़के के सापेक्ष टू भी वेग से। तो लिखिएगा दर्पण के सापेक्ष वेग, दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग भी होगा, जबकि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग टू भी होगा, क्योंकि हमेशा रिलेटिव
रिलेटिव वेग जो होता है, रिलेटिव चाल जो होता है, रिलेटिव स्पीड जो होता है, जब अपोजिट दिशा में हो तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये भी इधर से इधर जा रहा है v वेग से, और ये भी इधर से इधर आ रहा है, तो इन दोनों के अगर इसका इसका सापेक्ष हम करेंगे तो दोनों का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो टू भी वेग हो जाएगा। लेकिन दर्पण तो स्थिर है, दर्पण क्या है, स्थिर है। अगर दर्पण से हम तुलना करेंगे तो ये केवल किससे जाएगा, केवल v वेग से आएगा। तीसरा पॉइंट समझ चुके होंगे। चौथा पॉइंट हमारा है, किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु के आधे ऊंचाई का प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे हमारा मान लीजिए कि हाइट क्या है, 5 फीट है या 6 फीट है, क्या है, 5 फीट है। जैसे मान लीजिए ये जो चुन्नू है इसका हाइट कितना है, 5 फीट है, और इसको अपना प्रतिबिंब दर्पण में पूरा पूरा देखना है, पैर से लेकर के सर तक देखना है। तो इसको दर्पण कितना रखना होगा, अपने ऊंचाई से आधे ऊंचाई का रखना होगा। यानी इसका 5 है तो इसको कितना रखना होगा, 2.5 फीट का रखना होगा दर्पण, तभी क्या कर पाएगा, ये अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। चलिए इस पॉइंट को लिखेंगे हम लोग। समतल दर्पण में यदि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो वस्तु के ऊंचाई के आधे ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। अगर वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं 5 फीट है तो दर्पण कितना होना चाहिए, 2.5 2.5 फीट का होना चाहिए, तभी क्या कर पाएंगे, वस्तु का पूरा ऊंचाई देख पाएंगे। अगला 5वां पॉइंट, अगर समतल दर्पण को, यदि दो समतल दर्पण को थीटा एंगल पे झुका करके रखें तो क्या होता है, एक से अधिक प्रतिबिंब बनता है, यानी अनेक प्रतिबिंब बनता है। ऐसा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सैलूनों में, जब आपने बाल कटवाने गए होंगे, बाल बनवाने गए होंगे या दाढ़ी बनवाने गए होंगे, देखा क्या होगा कि दुकानदार क्या करता है, दो दर्पणों को कुछ एंगल पे झुका करके रखता है। क्या करता है, झुका करके रखता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो प्रतिबिंब होता है एक से अधिक बनता है। प्रतिबिंब कितना बनेगा, एक से अधिक बनता है। तो जब भी हम किसी एंगल पे झुका के रखें तो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा तो विषम संख्या में बनता है, या तो 3 बने, 5 बने, 7 बने, इस तरह से विषम संख्या में प्रतिबिंब बनता है। तो लिखिएगा, यदि अगर दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हो और उनके बीच रखे वस्तु को कितना प्रतिबिंब बनेगा। यदि दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर झुकाकर रखे हो तो उसके बीच रखे किसी वस्तु का कितने प्रतिबिंब बनेगा। पहला चीज तो हमेशा जब भी प्रतिबिंब बनेगा विषम संख्या में बनेगा, तो लिखिएगा प्रतिबिंब हमेशा विषम संख्या में
बनता है, 1 बने, 3 बने, 5 बने, 7 बने, ऐसा बनता है। ऐसा तो हम लोग यूज करते हैं, दुकानदार भी क्या करता है, सैलून वाला भी यूज करता है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको नहीं पता है। लेकिन आपने जब इस चीज को पढ़ लिया, आपको इस बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे कि प्रतिबिंब कितना बनेगा, कितना एंगल पे रखा है, कितना प्रतिबिंब बनेगा, 2 बनेगा, 5 बनेगा, 7 बनेगा, 9 बनेगा, 13 बनेगा, कितना बनेगा। इसको निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हमारा फार्मूला है 360। प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, प्रतिबिंब की संख्या बराबर फार्मूला होगा 360 बटा थीटा, यानी थीटा का मतलब क्या चाहिए, दर्पण जो है कितना एंगल पे झुका करके रखा गया है। अगर 30 डिग्री पे झुकाया गया है तो 30, 60 पे हो तो 60, 90 पे हो तो 90, इस तरह से लेंगे। लेकिन कब, अगर सम संख्या आ जाए, विषम संख्या आ रहा है तब तो ठीक है, विषम संख्या आए तो ये फार्मूला सही है, लेकिन नोट करके लिखिएगा, यदि इसका मान सम संख्या आ जाए, सम नंबर आ जाए तो एक माइनस करके उत्तर देंगे, एक घटाकर उत्तर देंगे। जैसे समझिएगा, इधर मान लीजिए कि 2 दर्पण है, उसको 30 डिग्री के एंगल पे झुका के रखा गया है और पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब की संख्या कितने होंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, 360 बटा थीटा, 360 लिखेंगे और थीटा का मान कितना हम लिए थे, थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री था, यहाँ पे लिखेंगे 30। जैसे ही इसको काटेंगे 12, यानी प्रतिबिंब की संख्या कितना आ जा रहा है, 12। लेकिन हम क्या बताए हैं कि प्रतिबिंब की संख्या कभी भी सम में नहीं बनेगा, हमेशा विषम में बनेगा। तो जैसे ही ये सम आ गया तो इसमें एक घटा करके हम क्या करेंगे, उत्तर देंगे, यानी प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेगा, 11 बनेगा। चलिए एक और देखिएगा, जैसे कोई दर्पण है, उसको 45 डिग्री पे झुका करके रखा गया है, बताना है कि प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेगा। फॉर्मूला वही हमारा रहेगा 360 बटा थीटा, यानी थीटा का मान 360 और थीटा का मान 45। जैसे ही इसको काटेंगे, 45 दूनी 90, 45 चौके 180, 45 अट्ठे 360, कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में, यानी हमारा मान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 एक सम संख्या, और सम संख्या में प्रतिबिंब की संख्या हो नहीं सकता है, तो फिर क्या करना है आंसर देने के लिए, 1 माइनस करके उत्तर देंगे। तो 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब 40 डिग्री पे लेकर के देखते हैं। जैसे मान लेते हैं थीटा का मान, यहाँ पे देखिए मिटाते हैं थोड़ा सा, अगला देखिएगा, थीटा के मान अगर हम 40 डिग्री लेते हैं, फार्मूला हमारा क्या होगा, 360 बटा थीटा, इसको हल करेंगे 360 थीटा के मान 40, यहाँ से कितना आ जाएगा, 9। 9 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसमें अब एक घटाने की जरूरत नहीं है, 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। तो विषम संख्या आए तो आंसर ठीक है, जैसे ही सम संख्या है तो उसमें से क्या करना है, एक घटा करके उत्तर देना है। आशा करते हैं इसको आप लोगों ने समझ चुके होंगे। अगला एक और इसमें हमारा पॉइंट है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और पार्श्व परिवर्तन बनता है। इसको भी लिख लीजिए कहीं साइड में, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, सॉरी इसको एक रहने देते हैं। चलिए कितना था भाई, थीटा का मान था 40 डिग्री, 360 बटा थीटा
360/40 इसको काटे थे तो 9 आया था। 9 हमारा क्या था, आंसर था। चलिए एक और पॉइंट हम लिख देते हैं यहीं पे, छठा पॉइंट क्या होता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बना। यहाँ पे उल्टा और सीधा का मतलब क्या है, नीचे का चीज ऊपर, ऊपर का नीचे। अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है दर्पण में, किसी दर्पण में, तो सर नीचे दिखाई देगा और पैर ऊपर दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन काल्पनिक बन रहा है तो सीधा सर ऊपर दिखाई देगा और पैर नीचे दिखाई देगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा उल्टा होगा। इस बात को याद रखेगा, आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। चलिए, समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और पार्श्व विपरिवर्तन बनता है। ये हमारा समतल दर्पण को पूरा हो गया। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। तो हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं और हटते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और देखिए भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ऐसा नहीं सोचना है कि इसका फायदा केवल हम ही उठाएं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कुछ अच्छा सोचिए दूसरे के लिए भी, आपका भी अच्छा होगा। तो वीडियो क्या करना है, अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुप में जितने भी आपके दोस्त हों उनके पास भी शेयर करना है, ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।